हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के वर्कड आउट एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है इन सभी का। सो फर्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब आपको इसका फार्मूला पता होगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फार्मूला कांस्टेंट हमारा किससे आता है? फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स का फार्मूला क्या आता है हमारे पास? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि दो बॉडीज होती है हमारे पास, कोई भी दो बॉडीज है जिसका एक मास m1 है और एक मास m2 है। ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो r का है। मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर है, r डिस्टेंस अपार्ट है दोनों। और उसके बाद क्या है कि हमें निकालना है फोर्स। इन दोनों में कोई अट्रैक्शन फोर्स हो रही है। ठीक है, वो अट्रैक्शन फोर्स कितनी हो रही है? वो अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों मासेस के मल्टीप्लाई के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस, जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, दोनों बॉडीज के बीच में जो सेपरेशन है, जितना दूर है बॉडीज, वो वाला जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब हम इसको इकट्ठे करेंगे ना दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और नीचे था हमारे पास r स्क्वायर। ये ऐसे इकट्ठे हो जाएगा। फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इसकी जगह इक्वल टू आएगा और यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट रखना होगा। तो वो ही कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब देखो, इसकी हमने यूनिट्स निकालनी है। यूनिट्स निकालेंगे फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, दोनों ही चीजें निकल सकती हैं इससे। तो अभी तो हमें क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला आपको जिसका भी निकालना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? उसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपको उसी की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले में। तो सपोज कि मुझे जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालना ही हमें जी का डायमेंशनल फार्मूला है। तो हम पहले जी का फॉर्मूला निकालेंगे, इसी में से एडजस्टमेंट करेंगे हम। हमें जी चाहिए एक जगह पर। ठीक है, हम जी को यहीं पर रखेंगे, बाकी सब चीजें इधर ले आएंगे। तो ये जो आर स्क्वायर है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो m1 m2 है यहाँ पर है ऊपर और यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा m1 m2। तो ये हमारे पास बन गया जी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला ये है। अब इसके हम क्या निकालेंगे? डायमेंशंस निकालेंगे। तो डायमेंशंस कैसे निकलेंगे इसकी? सबसे पहले फोर्स, फोर का हमें चाहिए। फोर्स क्या होता है? mlt-2। ये आपने लर्न कर लिया होगा अब तक। फिर रेडियस, सॉरी, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स का होता है कि एक लेंथ ही होता है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। m1 m2 क्या है? दो मासिस है। मासिस की यूनिट्स क्या होती है? केजी में होती हैं। तो उसको हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। देन हमारे पास है फोर्स। फोर्स का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे mlt-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप याद कर लो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे निकाल सकते हैं। देन हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज जिसको हमने आर से डिनोट किया हुआ है, वो क्या होता है? एक लेंथ ही होती है हमारे पास। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में सेपरेशन, वो क्या होता है? एक लेंथ ही तो होती है जिसको एक तरह से मेजर करना होता है। तो इसका है स्क्वायर, हमने इसका कर दिया स्क्वायर। देन अपॉन में है m1 m2। m1 एक मास है, m2 भी एक मास है, जिसको हम कैपिटल M और कैपिटल M की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि L यहाँ पर दो बार है तो हम इसको इकट्ठे कर देंगे। यहाँ पर M दो बार है, इसको इकट्ठे करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? ये बनेगा M। एक यहाँ पर L है, L की पावर क्या है? 1 है, और यहाँ पर L की पावर 2 है। दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा L की पावर 3। देन T की पावर आएगी -2 अपॉन M और M का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया M स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो M और यहाँ पर भी एक M है, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक तरह से पावर क्या है? सो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 माना जाएगा, और यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। तो क्या हो जाएगा जब हम दोनों को माइनस करेंगे? 1 - 2, तो यहाँ पर आएगा -1। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा? M का एक्सपोनेंट -1, देन आएगा L3, देन आएगा T एक्सपोनेंट -2। तो ये हमारे पास आ गई है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। सेकंड क्वेश्चन है द सरफेस टेंशन कैपिटल S। अब सरफेस टेंशन निकालने की कुछ अलग अलग तरीके हैं। एक काफी ज्यादा इजी मेथड है और एक जो आपके बुक में दिया हुआ है वो भी एक मेथड है। अब देखो, जो बुक में मेथड दिया हुआ है ना, वो आपको क्या दिया हुआ है कि सरफेस टेंशन रो जी आर एच अपॉन 2। अब एक तो सरफेस टेंशन का आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला है आपका कैपिलरी ट्यूब से। ठीक है, जिसमें आप एसेंट फॉर्मूला निकालते हो। अब आगे जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसेंट फॉर्मूला जब हम निकालते हैं ना, तो वहां से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आता है। लेकिन एक जो सबसे इजी फॉर्मूला है वो है सरफेस टेंशन का, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इससे भी हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, आपका फॉर्मूला सेम ही आएगा।
अब देखो हमारे पास रो जी आर एच है, जहां पर रो क्या एक डेंसिटी है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रो डेंसिटी है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आर क्या है हमारे पास, ठीक है, आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या था, जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब थी उसके जो हमारे पास एसेंट बन रहा था उसका रेडियस था। उसके बाद एच, एच एक हाइट थी, ठीक है, आर यहाँ पे था रेडियस और एच था हाइट। तो अगर हम इससे निकाल के देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है रो, रो क्या होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास क्या है हमारे पास, मास को तो हम एम ही लिखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास क्यूब में आता है, यानी कि लेंथ का क्यूब कर दो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल क्यूब, यानी कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, एम एल पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेंसिटी की जगह लिखेंगे एम एल -3, ये तो आ गया डेंसिटी का। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ही होती है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, एल टी -2, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है आर एंड एच, आर और एच दोनों ही लेंथ है, तो हम दोनों को इकट्ठे करके लिख सकते हैं कि ये एल का स्क्वायर है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन अपॉन में है 2, चलो 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, हम इसको छोड़ सकते हैं, डायमेंशन के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन डायमेंशंस में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देन आगे देखो हमारे पास यहाँ पर है m, अब m तो एक ही बार है तो उसको हम एक बार लिख देंगे यहाँ पर। देन l, देखो l यहाँ पर 3 बार है, 3 बार l है। अब इसके हम जो है ना वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, इसकी एक्सपोनेंट्स है ना उनको सॉल्व करते हैं। तीनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक पावर है -3, ठीक है, एक है +1 हो गया और एक +2 हो गया। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि l का एक्सपोनेंट 0 है, ठीक है। उसके बाद है t, t तो सिर्फ एक ही है, t की पावर क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब है m, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 1 होता है, तो उसको यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, l यहाँ से खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा m t -2। तो यहाँ से हमारे पास सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया m t -2 आया। अब हम एक इजी वाले फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। इजी वाले फॉर्मूले में क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होता है, mlt -2, फोर्स होता है mlt -2। देन है लेंथ, लेंथ को तो हम l ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लो लेंथ से लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कैंसिल कैसे हुआ, ठीक है, ऐसे कैंसिल, इसको आप ऐसे देख लो कि चलो आप ऐसे नहीं मान सकते कि ऐसे कैंसिल हो गया, हम इसको ये लेकर चलते हैं कि m आएगा, देन l, देखो बेसिस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, पावर्स माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 पावर है, दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, यानी कि ml 0 t -2, ठीक है। सेम कंडीशन ये वाली आ चुकी है। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 1 होता है, तो उस 1 को हम इसमें कंसीडर तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा mt -2। नेक्स्ट पार्ट है द थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल k। थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल k का फॉर्मूला हमारे पास कैसे आएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट का, Q = K A θ2 - θ1 स्मॉल t अपॉन d, ये हमारे पास होता है हीट का फॉर्मूला। अब आप सोचोगे कि फॉर्मूला कहाँ से आ गया है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले को मैं आपको पहले तो बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि अब बाद में हमने करना ही है इसको, तो अभी सिर्फ बेसिक देख लो। इसमें क्या है, सपोज कि हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को हम हीट दे रहे हैं यहाँ से, इसको हमने हीट एनर्जी देना शुरू किया। जब इसको आप हीट दे रहे हो ना, तो इसमें क्या होगा, ये है टेम्परेचर डिफरेंस θ2 - θ1। सपोज कि हमारे पास कोई θ1 यहाँ पर टेम्परेचर था और यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर θ1 है, यहाँ पर θ2 है। θ2 यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करेंगे ना, मान लो कोई मेटल है उसको हम हीट कर रहे हैं, जब किसी मेटल को आप हीट करोगे तो स्टार्टिंग में ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, फिर आपको पता है हीट धीरे धीरे ट्रैवल करेगी, हीट ट्रैवल करेगी तो वहाँ पर जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि कुछ लॉस भी होगा हीट का, ठीक है। कुछ लॉस क्या होगा कि वो एटमॉस्फेयर में हीट भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हीट पहुँचते पहुँचते जो टेम्परेचर आपने यहाँ पे दिया था ना, तो उससे कम ही टेम्परेचर जाएगा वहाँ पर। तो ये तो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, कि यहाँ पर अगर हमने 100 की हीट दी है तो वहाँ पर या तो वो 60 या 70 होकर ही पहुँचेगी, क्योंकि बाकी हीट जो है वो लॉस हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगी। तो ये देखो हमारे पास θ2 और θ1 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, वो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब आपने ये काम कितने टाइम के लिए करवाया है, वो है स्मॉल टी। उसके बाद है कैपिटल ए, कितना एरिया है वो कैपिटल ए हो गया, और इसका कितना थिकनेस है, थिकनेस भी इसके अंदर काउंट होगी, तो थिकनेस को हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है। और के क्या हो गया हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट स्मॉल के। तो ऐसे हमने इसको किया हुआ है सॉल्व।
ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूले का बेसिक था, बाकी जब हम इसको इस चैप्टर पर आएंगे तो हम इसको प्रॉपरली करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू स्मॉल के ए थीटा टू माइनस थीटा वन स्मॉल टी और अपॉन में है स्मॉल डी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास हमने के की वैल्यू निकालनी है, जब के की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को एडजस्टमेंट करेंगे। फॉर्मूले को एडजस्टमेंट करने के लिए हम के को यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ इधर ले आएंगे, यानी कि के को तो आप यहीं पर रहने दो राइट साइड में, ये डी यहाँ पर नीचे है, वहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो क्यू डी अपॉन ये सब कुछ नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा कैपिटल ए थीटा टू माइनस थीटा वन स्मॉल टी। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस पुट करेंगे सभी चीज़ों की। अब एक बार हम सभी चीज़ों के डायमेंशंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम पुट कर लेंगे। क्यू क्या है हमारे पास, एक तरह से हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट्स होती है वो कौन सी होती है, वर्क डन वाली होती है। ठीक है, वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 माइनस टू, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जब डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ml2t माइनस टू। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन का, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं हीट एनर्जी की जगह, एनर्जी कोई भी हो, ठीक है, हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबका आपको फॉर्मूला यही मिलने वाला है, ml2t माइनस टू। तो हमारे पास आ गया ml2 टी माइनस टू। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज कि हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। ठीक है, मास की डायमेंशंस क्या होगा, कैपिटल एम होगा, 1/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। देन हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है। अब वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि LT माइनस वन होता है मीटर पर सेकेंड, उसका हमें करना है स्क्वायर। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर m आएगा और l का भी स्क्वायर होगा और t का हो जाएगा -2। तो देख लो, ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया क्यू का, क्यू इज इक्वल टू हीट एनर्जी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। देन हमारे पास है डी, डी तो एक लेंथ है, तो यहाँ पर एल की फॉर्म में ही आएगा। और जो हमारे पास इसमें थिकनेस है, ठीक है, डी थिकनेस हो गया इसके अंदर। उसके बाद है कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या होता है, एरिया, एरिया की डायमेंशंस क्या होती हैं, एल स्क्वायर। देन हमारे पास है थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, यानी कि थीटा कोई भी हो, वो क्या है केल्विन में, केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर आप एक ना नया डायमेंशन यूज करोगे, केल्विन, जो अभी तक नहीं आया हमारे पास, लेकिन इसमें अब आ चुका है। टेम्परेचर क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, कैपिटल के, यानी कि केल्विन के लिए ही आया है। तो थीटा हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या रह चुका है, स्मॉल टी रह गया है। स्मॉल टी क्या होता है हमारे पास, इसके हिसाब से स्मॉल टी टाइम है, तो टाइम को हम कैपिटल ए की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास सबकी डायमेंशंस आ गई। अब इन डायमेंशंस को हम इसमें पुट करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पुट इन वन, पुट इन वन। अब हमें यहाँ पर k की डायमेंशंस निकालनी है, तो k इज इक्वल टू, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ml2t माइनस टू, यहाँ पर आएगा ml2t माइनस टू। देन हमारे पास है d, d की जगह क्या आएगा, l अपॉन में कैपिटल A, कैपिटल A की डायमेंशंस है l स्क्वायर। उसके बाद है थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा क्या है केल्विन, यानी कि थीटा टू भी वही होगा केल्विन, थीटा वन भी केल्विन होगा, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम टेम्परेचर में से टेम्परेचर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, टेम्परेचर ही आएगा। यानी कि अगर मान लो कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस में से कोई 20 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 80 डिग्री सेल्सियस ही तो आएगा। यानी कि जब भी हम किसी चीज को माइनस करते हैं तो आंसर उसी यूनिट में आता है। इसका मतलब कि इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक केल्विन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह केल्विन लिख दिया है, क्योंकि माइनस करके जो आंसर आएगा वो केल्विन में ही आने वाला है। देन हमारे पास क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी क्या था, टाइम था, तो यहाँ पर आ गया टाइम। अब हम क्या करेंगे, सभी को इकट्ठे करेंगे, mlt को एक ही बार ले आएंगे। ठीक है, m यहाँ पर देख लो, हर जगह पर m एक ही है, तो यहाँ पर m आ जाएगा। देन l है मेरे पास। अब l में देखो हमारे पास कि यहाँ पर ऊपर की तरफ 2l मल्टीप्लाई में है, एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, पावर जब ऐड हो जाएंगी तो क्यूब हो जाएगा। देन t की पावर -2, ये हमारे पास ऊपर से आया फॉर्मूला, और नीचे क्या है, l स्क्वायर एंड k देन t। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास आएगा इसका कैपिटल M, l क्यूब, नीचे भी एक l है ऊपर भी एक l है, दोनों l डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इसकी माइनस हो जाएंगी। 3 में से 2 गया, 1 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक l आएगा, यानी कि ठीक है, 1 पावर को हम नहीं लिखते हैं।
उसके बाद है टी, टी हमारे पास ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर पावर है -2 और नीचे है 1, यानी कि दोनों पावर को माइनस करना है हमने। जब माइनस करेंगे तो -3 आंसर आएगा, तो यानी कि टी की जगह क्या आ गया -3। सिर्फ हमारे पास बचा है के, और के है नीचे, इसकी पावर है 1, जब ये ऊपर जाएगा ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पर आ जाएगा के पावर -1। और ये हमारे पास डायमेंशन आ चुके हैं थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल के की। देन नेक्स्ट पार्ट है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कहाँ पर आता है? हमारे पास आता है विस्कस फोर्स के फॉर्मूले के अंदर। जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है वो है F = -ईटा A dV अपॉन dx। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला हमारे पास आता है विस्कस फोर्स का, जब हम फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कैसे आएगा? जैसे मान लो हमारे पास किसी कंटेनर में लिक्विड है। अब लिक्विड के बारे में आपको पता होगा कि लिक्विड क्या होता है, लेयर्स की फॉर्म में पड़ा होता है। आपने अगर मेरी स्टोक्स लॉ की वीडियो देखी होगी तो स्टोक्स लॉ की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में होता है। लेयर्स की फॉर्म में इसको ऐसे इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में क्या है, बहुत से पेजेस है, इसको हम लेयर्स की तरह मान सकते हैं कि जैसे वाटर में लेयर्स है ना, वैसे ये सभी लेयर्स है। जब ये सभी लेयर्स हैं तो तुम एक चीज नोटिस करो, एक चीज इमेजिन करो कि अगर मैं इस फर्स्ट पेज को इसके साथ ऐसे स्लाइड करूं, तो जब स्लाइड करेंगे ना तो क्या हो रहा है कि नीचे वाली लेयर उसके साथ आ रही है अपने आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम वाटर को नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेंगे ना, तो वाटर कैसे गिरेगा? वाटर ऐसे गिरेगा, इसमें फर्स्ट लेयर पहले नीचे जाएगी, पहले फर्स्ट लेयर नीचे जाएगी, तो फर्स्ट लेयर क्या करेगी, जाते जाते ना वो सेकंड लेयर को एक्टिवेट करके जाएगी साथ में, कि उसको भी एक वेलोसिटी देकर जाएगी वो, जिस कारण से सेकंड लेयर भी तैयार रहेगी नीचे आने के लिए, ठीक है। उसी तरह सेकंड लेयर क्या करेगा, थर्ड लेयर को मोशन में ले आएगा। तो ये लेयर बाय लेयर वाटर नीचे की तरफ जाता रहता है। अब इसमें क्या होता है, सपोज हम सिर्फ 2 लेयर्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने मान लो कि फर्स्ट लेयर को किसी वेलोसिटी से इसको नीचे की तरफ पानी गया है, ठीक है, या ये मान लेते हैं हम कि सपोज करो जो सेकंड लेयर है, जो फर्स्ट वाले के जस्ट नीचे लेयर है, उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। आप खुद से इमेजिन करो कि हमारे पास ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है, एक लेयर नीचे वाली, एक लेयर है टॉप वाली। जब आप इसको मूव करवाओगे तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड वाली लेयर की या फर्स्ट वाली लेयर की? ऑब्वियसली फर्स्ट वाली लेयर की ज्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि फर्स्ट लेयर जल्दी नीचे आ रहा है, देन सेकंड वाले की बारी आएगी, फिर थर्ड वाले की बारी आएगी। तो ऐसे ही है, इसका मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v + dv। हमने ये बोला कि अगर सेकंड लेयर की वेलोसिटी v है तो फर्स्ट लेयर की कितनी होगी, जस्ट उससे थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो हमने उसमें dv को ऐड कर दिया कि dv वेलोसिटी और ऐड कर दो उसके अंदर, और दोनों के अंदर लेयर्स के अंदर गैप हमने मान लिया dx का, ठीक है। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है ना कि हम d क्यों लेते हैं आगे की तरफ, उस d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल चेंज होता है इसका मतलब, यानी कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। थोड़ा सा गैप है, ज्यादा गैप नहीं है उसके बीच में। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें हमने क्या किया था कि फोर्स, जो विस्कस फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, यानी कि जिस लेयर की आप बात कर रहे हो उस लेयर का एरिया देखो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेयर चेक करो, सेकंड लेयर चेक करो, तो आपको इस लेयर का पहले तो एरिया देखना है कि इसका एरिया कितना है लेयर का, ठीक है। तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है, उतना ज्यादा उसको खींचना पड़ेगा आगे की तरफ, उतना उसको रोकने के लिए टाइम लगेगा। देन बात आती है कि विस्कस फोर्स कौन सी होती है, जब दो फोर्सेस आपस में मूव कर रही हो। एक फोर्स जो एक लेयर है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, एक लेयर है वो थोड़ा सा कम फास्ट मूव कर रही है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिस रिलेटिव मोशन के कारण क्या होगा, एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगी, ठीक है, लेयर्स के अंदर, जो उसको रोकने की कोशिश करेगी। उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी कि विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी यही होती है, लिक्विड ज्यादा गाढ़ापन होता है लिक्विड में, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो रिलेटिव मोशन हो रहा है लेयर्स के अंदर, उसमें ज्यादा रुकावट हो रही है, जिस कारण से लिक्विड नीचे आ नहीं पा रहा है, ठीक है, वो होता है विस्कस फोर्स यानी कि विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास है फोर्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv/dx। अब dv/dx क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन, या फिर आप बता दो कि स्मॉल गैप जो है बीच में, लेयर्स के बीच में जो स्मॉल गैप है वही dx है। तो dv/dx, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यही है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम लेंथ के साथ किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं ना तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जब हम इसको इकट्ठे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a dv/dx। जब हम इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, देन आएगा -ईटा a dv/dx। तो यहां से ये फॉर्मूला आया
ठीक है, तो ये तो बात होगी फॉर्मूले की। अब हम क्या करेंगे, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। जब हम ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ईटा का हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि हम ईटा को यहीं पर रखा रहने देंगे, ईटा यहीं पर पड़ा रहेगा और बाकी सब कुछ इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर बनेगा एफ डॉट डी एक्स देन ए डॉट डी वी। ठीक है, माइनस लगाओ, अभी डायमेंशनल फॉर्मूले में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन है एफ डॉट डी एक्स, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। देन है dx, dx क्या सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स, वो क्या होगी कि लेंथ ही होगी हमारे पास, देन आएगा लेंथ। देन है एरिया, एरिया क्या होगा एल स्क्वायर। उसके बाद है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि ये तो है तो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, तो इसका क्या आएगा एल टी माइनस वन, मीटर पर सेकंड होता है ना वेलोसिटी का, तो एल टी माइनस वन आएगा। अब इसको हम इकट्ठे करते हैं तो ये क्या बनेगा एम एल, दो एल है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एल स्क्वायर बनेगा, टी माइनस टू बनेगा, और नीचे क्या बनेगा एल स्क्वायर है और एक एल है, एल की पावर 3 बन जाएगी, और नीचे है टी माइनस वन। देन अब हम लिखते हैं एम एल टी की फॉर्म में, एम तो एक ही बार है तो एम तो एक ही रहेगा। देन यहाँ पर देखो एल स्क्वायर एल क्यूब, एक की पावर 2 है और एक की पावर 3 है, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले से माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 2 माइनस थ्री, यहाँ पर आएगा माइनस वन, तो एल की पावर आ चुकी है माइनस वन। देन हमारे पास है टी, टी की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस वन, दोनों को हमें करना है माइनस, तो एक बार लिखेंगे माइनस टू, एक बार लिखेंगे माइनस वन, दोनों को हम करेंगे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस टू प्लस वन, और इसका आंसर आएगा माइनस वन, तो यहाँ पर आ गया माइनस वन। ठीक है, तो ये है डायमेंशंस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द चार्ज Q, द पोटेंशियल कैपिटल V, कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब सबसे पहले है चार्ज Q, चार्ज Q। अब चार्ज Q का फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू IT होता है, यानी कि करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो हमारे पास डायमेंशंस के क्या होंगे, करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट क्या होगा कैपिटल A की फॉर्म में होगा, ठीक है, करंट को हमने लिखा कैपिटल A की फॉर्म में। देन टाइम, जो हमारे पास टाइम है वो कैपिटल T की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे AT, तो ये इसके हो गए डायमेंशंस। देन सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है द पोटेंशियल कैपिटल V। पोटेंशियल कैपिटल V का जो फॉर्मूला आया ना, वो आया है W इज इक्वल टू क्यू वी से, ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वर्क डन है हमारे पास क्यू वी के बराबर होता है, और जो V की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी W अपॉन क्यू। ठीक है, W अपॉन क्यू, वर्क डन क्या होता है एनर्जी के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू वी के बराबर, और यहाँ से जब हमने V की वैल्यू निकाली वो आएगी W अपॉन क्यू, तो यानी कि W अपॉन क्यू के बराबर है। अब Q की डायमेंशंस तो हमने यहाँ पर निकाल दी ऑलरेडी, यहाँ पर क्या थी AT। देन वर्क डन है, वर्क डन की जो हमारे पास यूनिट्स होंगी ना वो एनर्जी वाली होंगी, जो कि क्या होती है ml2t माइनस टू। ठीक है, ml2t माइनस टू, ये हम पहले कर चुके हैं तो आपको ये लर्न नहीं होगा है कि वर्क डन की यूनिट्स क्या होती है ml2t माइनस टू। अगर नहीं याद आ रहा तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है mlt माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है L। तो यहाँ से L और L इकट्ठे होके L स्क्वायर बना लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा ml2t माइनस टू। तो ये तो इसकी हमारे पास यूनिट्स हो चुकी है, अब इसको इकट्ठे करेंगे हम तो क्या बनेगा ml2। अब देखो यहाँ पर t की पावर माइनस टू है, एक t और पड़ा नीचे, जब इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस वन, यानी कि माइनस टू, या फिर आप सिंपल सी एक चीज याद रखो, t और t डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। ऊपर वाले t की पावर क्या है माइनस टू, नीचे वाले t की पावर है वन, दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा माइनस थ्री, यानी कि t की जगह क्या आएगा माइनस थ्री। उसके बाद हमारे पास है a नीचे है, a को जब ऊपर की तरफ लिखोगे तो क्या बन जाएगा माइनस वन। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ चुके हैं पोटेंशियल कैपिटल V के। देन हमारे पास है थर्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैपिटल C। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV, सब कुछ आप बाद में पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कि Q इज इक्वल टू CV होता है। जब यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे C का तो क्या बनेगा Q अपॉन V। ठीक है, यानी कि C की जगह हम क्या यूज करेंगे Q अपॉन V। अब Q की हमें डायमेंशंस पता है, Q क्या होता है AT
अपॉन वी क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल की हमने वेलोसिटी अभी निकाली है डायमेंशंस, पोटेंशियल की डायमेंशंस क्या है, ml2t-3 a-1, यानी कि ml2t-3 a-1। ठीक है, अब ये आएगा हमारे पास, जब हम mlt को ऊपर की तरफ लिखेंगे तो m की पावर क्या हो जाएगी, सबकी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, m की पावर क्या हो जाएगी -1, l की क्या हो जाएगी -2, देन t की हो जाएगी -3 था पहले, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, देन ये आएगा 3। अब देखो यहाँ पर सॉरी हमारे पास t एक और है ऊपर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर पावर है 1 और नीचे है -3, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 + 3 क्या आएगा 4, यानी कि t पावर में 4 आएगा। देन हमारे पास है a, दोनों a भी डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले a की पावर क्या है 1, नीचे वाले की है -1, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आएगा, यानी कि a की पावर आ जाएगी स्क्वायर में। तो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। देन फोर्थ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R, ठीक है। अब आपने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा था, V = IR होता है। देन V = IR के हिसाब से अगर हम R का फॉर्मूला निकालें तो V/I आएगा, यानी कि V/I। अब V के डायमेंशंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ml2t-3 a-1, तो यहाँ पर आएगा ml2t-3 a-1 अपॉन में है करंट, यानी कि करंट की डायमेंशंस क्या होती है एम्पियर, यानी कि कैपिटल A। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, mlt तो वही रहेगा, यहाँ पर आएगा ml2t-3, अब यहाँ पर a की पावर है -1, नीचे है 1, इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 आएगा, तो a की पावर आ जाएगी -2। तो ये हो गया इसका डायमेंशंस। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जूल एंड ERG रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है कि एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल, एंड CGS यूनिट क्या होती है ERG, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं हाउ मेनी ERGs आर इक्वल टू 1 जूल, हमें ये निकालना है कि 1 जूल के कितने बराबर होगा ERG, ठीक है। मतलब हमने बेसिकली ये निकालना है कि कितने ERG 1 जूल के बराबर होंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास SI जूल में है, CGS है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, SI की फॉर्म में, ताकि हमें इजीली लगे सॉल्व करना। देखो एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी हम कोई भी ले सकते हैं, सभी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आने वाला है, तो सबसे इजी वाला हम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब यहाँ से मैं हाफ हटा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि डायमेंशन में हाफ का कोई रोल नहीं है इसके अंदर डायमेंशन में, तो हम सिर्फ mv² के हिसाब से सॉल्व करेंगे, यानी कि m आएगा, m क्या होता है कैपिटल M, ठीक है। मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है LT-1, और इसका हो रहा है स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर भी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, m l का स्क्वायर हो जाएगा और t की पावर में आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ चुके हैं एनर्जी के, ये एनर्जी के डायमेंशंस है। अब अगर हमने SI में निकालना है, यानी कि 1 जूल किसके बराबर होगा, m की जगह क्या आएगा, kg आएगा, ठीक है। लेंथ की जगह क्या आएगा, मीटर आएगा, मीटर का स्क्वायर, और टाइम की जगह क्या आएगा, सेकंड का -2। ये तो हमने इसका निकाल लिया SI की फॉर्म में। अब अगर हम इसको CGS की फॉर्म में निकालें, यानी कि 1 ERG निकालें, तो 1 ERG क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, और ये हमारे पास आ गया CGS में, ठीक है। अब इसको हमें ये निकालना है कि 1 जूल में कितने ERG होते हैं, वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 1 जूल की जो एनर्जी है ना, उसको दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर आएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, यानी कि यहाँ पर 1 kg है, यहाँ पर 1 मीटर का स्क्वायर है, यही होगा हमारे पास। हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में, क्योंकि हमें पता है अगर हम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो वो तो 1 ERG के बराबर होगा, हम उसको ERG लिख सकते हैं, ठीक है। तो kg से जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, ठीक है। यानी कि क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। देन हमारे पास है मीटर, मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको क्या ले सकते हैं कि 10⁻² सेंटीमीटर। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मीटर का स्क्वायर हो रहा है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। स्क्वायर किया, देन सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि सेकंड तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। देन देखो हमारे पास 10⁻³ है, ग्राम आ गया, इसका जो हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴
सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। तो 1 जूल हमारे पास इसके बराबर आया। अब क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वो 1 ERG के बराबर था, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1 ERG। ठीक है, इसकी जगह हम 1 ERG लिख सकते हैं। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10⁻7 ERG। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आया कि 1 जूल 10⁻7 ERG के बराबर होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज। स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है, यानी कि हम इसको y की फॉर्म में लिख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो स्टील का है वो आया है 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस है स्टील का। एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसको एक्सप्रेस करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। देन एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हियर डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। हमें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोर्स है उसकी सीजीएस फॉर्म में अगर हम उसको लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं डाइन। ठीक है, एसआई यूनिट में फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है, और सीजीएस में होती है डाइन। तो अब देखो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हम अप्रोच लेकर चलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला वाली, क्योंकि वही हमें ज़्यादा इजी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो हम बाद में निकालेंगे कि हमें इसको कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, देन हम इजीली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास है, अगर हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लें तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट्स हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है। इसका मतलब क्या है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन यानी कि फोर्स की यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, mlt-2। नीचे है मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो ये बनेगा m। यहाँ पर देखो l है, l दोनों l डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस होंगी। यहाँ पर 1 है और -2, दोनों फोर्स डिवाइड माइनस होके क्या बनेंगे, -1। यानी कि l की जगह पावर क्या आएगी, -1। देन t के पास आएगा -2। ये तो हमारे पास हो गया इसका डायमेंशंस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें सीधा अटैक यूनिट्स पर ही करना है, क्योंकि यूनिट्स को ही मुझे कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यूनिट्स को मैंने लिया यहाँ पर, यूनिट्स का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, ml-1 t-2 आया। ठीक है, अब इसको हम क्या देखते हैं कि जो ml-1 t-2 है यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको अगर मैं यूनिट्स में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, केजी। क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, एसआई में है, तो यहाँ पर मैं एसआई वाली यूनिट्स लिखूंगा। लेंथ की जगह क्या आएगा, मीटर पावर -1। देन टाइम की जगह आएगा सेकंड पावर -2। अब इसको क्या करेंगे हम, सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। तो केजी की जगह क्या आएगा, 10⁻3 ग्राम। ठीक है, मीटर की जगह क्या आएगा, 10⁻2 सेंटीमीटर। ऊपर पावर है -1, ऊपर वाली पावर बिल्कुल मत भूलना वरना आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मीटर की जगह हमने लिख दिया 10⁻2 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर मीटर का -1 भी था, तो इसका जो आएगा -1 भी आएगा साथ में। ठीक है, सेकंड की पावर हो चुकी है -2। देन देखो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही है तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 10⁻5 आएगा, ग्राम आएगा, सेंटीमीटर पावर -1। सॉरी, इसमें हमने गलती कर दी है। सबसे पहले हमें इस पावर को सॉल्व करना होगा। यहाँ बनेगा 10⁻3 ग्राम। अब देखो यहाँ पर 10⁻2 है, -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10⁻2 सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। देन आगे देखो हमारे पास बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगी 10⁻3 और -2, दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 - 2 = 1। पावर 1 है, कुछ उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो हमने 10 का 10 लिखा रहने दिया यहाँ पर। और एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पर -1 आना है। ठीक है, -1 क्यों आएगा, क्योंकि -1 देखो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और सेंटीमीटर से भी मल्टीप्लाई होगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो पावर में -1 भी आएगा, तो 10 आएगा, यहाँ पर बनेगा ग्राम और ये बनेगा सेंटीमीटर पावर -1, देन सेकंड -2। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा था 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अब मैं ना इसकी जगह यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये सोचोगे कि मैंने इसकी जगह ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख दिया। अब इसका एक कारण है, वो देखो क्या कारण है हमारे पास फॉर्मूला क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे इसको कन्वर्ट करना था डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में।
डाइन यहाँ पर क्या है, फोर्स है, और नीचे एक लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, ये मुझे पता है। देन फोर्स को अगर मैं सीजीएस में लिखने जाऊं तो फोर्स का वैसे तो डायमेंशनल फॉर्मूला था mLT-2, हम इसको सीजीएस में कैसे लिख सकते हैं, मास की जगह क्या आएगा, ग्राम आएगा, लेंथ की जगह आएगा सेंटीमीटर, देन टाइम की जगह आएगा सेकंड माइनस 2, ये आएगा, नीचे है लेंथ का स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ग्राम तो ऐसे लिखा रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस हो जाएगी यानी कि 1 - 2, 1 - 2 क्या होगा, -1, और सेकंड पावर क्या आ जाएगी, -2। देखो दोनों बराबर है ना यहाँ पर, ठीक है, दोनों बराबर है, इसी कारण से मैंने इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक कन्वर्जन आ चुकी है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हमें जो मेन काम करना था, हमें करना था कि यंग्स मॉडुलस ये वाला है, इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें सिंपली वो वैल्यू ले लेनी है जो वैल्यू हमारे पास थी कि यंग्स मॉडुलस कितने के बराबर था, 19 × 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 19 × 10 पावर 10। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह तो ये कंप्लीट आ सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब जब देखो यहाँ पर बेसिस सेम है, इसकी पावर क्या एक तरह से 1 पावर है, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा 19 × 10 पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने यंग्स मॉडुलस निकाल दिया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि जिसमें यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ एग्जांपल है, इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर चोजन एज बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। इसमें ये बोला गया है कि अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, अगर हम इनको बेसिक क्वांटिटीज मान लें, ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज अब तक हम क्या मान रहे थे, जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स थी, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या आया था, अभी टेम्परेचर भी आया था, फिर करंट भी आया था, तो ये सभी बेसिक क्वांटिटीज थी। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर आप वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को बेसिक क्वांटिटीज मान लो तो हमें डायमेंशंस निकालनी है मास की, ठीक है, मास की डायमेंशंस निकालनी है हमें, और बेसिक क्वांटिटीज क्या मान के चलेंगे, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, यानी कि जब भी हमारे पास अब फोर्स आएगा ना, पहले तो हम फोर्स को कन्वर्ट करते थे, मास, लेंथ, टाइम में लेकर आते थे, बेसिक क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते थे, तब जाके हम आंसर निकालते थे। लेकिन अब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब फोर्स है तो फोर्स को ही बेसिक मान के चलना है हमने, ठीक है। ये आंसर बहुत ही ईजी है। तो देखो इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि एक्सेलरेशन तो बेसिक क्वांटिटी नहीं लेनी है, हमने वेलोसिटी, टाइम ले सकते हैं, तो मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, देन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो गया, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, हमें मास का ही निकालना है, तो मास को एक जगह पड़े रहने दो, टाइम को इधर ले आओ, वेलोसिटी को भी इधर ले आओ, देन ये बनेगा फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स बेसिक क्वांटिटीज माननी है, तो वेलोसिटी, टाइम और फोर्स बेसिक क्वांटिटीज हो चुकी है। अब हम सीधा इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सपोज फोर्स एक डायमेंशनल क्वांटिटी होती, बेसिक क्वांटिटी होती सॉरी, तो उसको हम कैपिटल एफ की फॉर्म में लिखते, तो यहाँ पर आ जाता है कैपिटल एफ, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी, अपॉन में वेलोसिटी को क्या लिख सकते थे हम, कैपिटल वी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मास का, ठीक है। हम इसकी जगह या फिर स्मॉल एम ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि डायमेंशंस वाला लिया हुआ है, तो इसलिए हम स्मॉल एम लेकर चलते हैं मास को। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं मास की डायमेंशंस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, एफ टी वी पावर -1, तो ये डायमेंशंस आ चुके हैं मास के, अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स बेसिक क्वांटिटीज होती तब की ये बात है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी की जो 5 एग्जांपल्स बचे हैं वो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।